नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी में लगे होंगे। तो आज हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे एसएसटी के, जो आपके केबीएस, एनवीएस, यूजीसी, नेट हर जगह यूजफुल होंगे। तो पीवाईक्यू सीरीज हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपनी सीरीज। तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि सूर्य के निम्नलिखित 4 मंडलों में से, सूर्य के जो 4 मंडल हैं, निम्नलिखित में से सौर पवन निकलती है। तो ये यूपी जीआईसी में पूछा गया है 2012 में। तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने: फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, क्रोड। अब इसमें से आपको बताना है, तो गेस कीजिए आप लोग कौन सा हो सकता है। कमेंट में अपना आंसर गेस कीजिए कि 4 मंडल में से सौर पवन किससे निकलती है: फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, क्रोड। तो आइए हम लोग इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है सी मीन्स कोरोना। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, कोरोना इसका राइट आंसर है। तो इसका हम लोग अब डिस्क्रिप्शन भी देख लेते साथ में कि सूर्य से जो बाहर क्या होता है, सूर्य से बाहर निकलने वाले आवेशित कणों की जो बौछार होती है उसको सौर पवन के नाम से जाना जाता है। मतलब सूर्य से जो आवेशित कण निकलते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? सौर पवन के नाम से। कैसे? आवेशित कणों की बौछार को, सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों की जो बौछार है उसको सौर पवन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? फिर इन आवेशित कणों में मुख्यतया इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। तो ये चीज आप देखकर चलिए कि पहली चीज हम लोगों ने क्या देखी कि सूर्य, जैसे ये हमारा सूर्य हो गया, तो सूर्य से आवेशित कणों की बौछार हो रही। क्लियर? अब इसमें क्या हो रहा है, सौर पवन के नाम से इसको जाना जाता है। प्लस अब इस आवेशित ये जो कण हैं, ये वाले जो आवेशित कण हैं, इनमें क्या होते हैं या किस चीजों से बने होते हैं? तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, 2 चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं ये आवेशित कण। तो जो सौर पवन है वो कोरोना से निकलती है, जो सूर्य का एक मंडल है। इसके लिए कोरोना का तीव्र तापमान एक महत्वपूर्ण कारण है। मतलब जो कोरोना है, कोरोना मंडल है, तो इसका जो तीव्र तापमान है वो इस घटना के लिए एक महत्वपूर्ण कारण है। क्लियर? आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निहारिका क्या है? ऑप्शन दी हमारे पास: एक तप्त गैस का बादल, या तप्त गैस का गोला, या धूल मिट्टी के कणों का मिश्रण, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से आप लोग गेस कीजिए कि कौन सा होता है। कमेंट में आप लोग अपना आंसर दीजिए। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो इसका ऑप्शन है एक तप्त गैस का बादल, और ये टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो तप्त गैस का बादल है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें हम लोग देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्या होगा कि निहारिका अंतरिक्ष में पाई जाने वाली धूल एवं गैस के विशालकाय बादल होते हैं। मतलब अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में धूल एवं गैस के विशालकाय बादल क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस उपस्थित होती है। यानी ये जो धूल के कण होते हैं जो अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, इनमें हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य रूप से 2 गैसें उपस्थित होती हैं। हाइड्रोजन होता है और क्या होता है? H+He। हाइड्रोजन और हीलियम के यहाँ पे गैस उपस्थित होती है। साथ ही धूल के सूक्ष्म कण भी पाए जाते हैं। ये गैसें पाई जाती हैं और धूल के भी सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। कुछ निहारिकाएं मरते हुए तारों, सुपरनोवा जिसको कहते हैं, यानी कि मरते हुए तारे क्या है? सुपरनोवा के विस्फोट से, यानी कि जो ये तारे जब क्या होते हैं, अपना जीवन काल इनका पूरा हो जाता है और इनमें विस्फोट होता है, तो विस्फोट से गैस और धूल, यानी गैस निकलती है और धूल निकलती है, इनसे भी निहारिकाएं कुछ निर्मित होती हैं। और इस प्रकार जो ये जो एक्सप्लेनेशन है, इसके आधार पर हमारा ये जो आंसर ए है, एक तप्त गैस का बादल, ये सही है। क्लियर हो गया? तो इसमें अंतरिक्ष में पाई जाने वाली धूल और गैस के विशाल बादल क्या है? निहारिकाएं हैं, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम गैस उपस्थित होती है। कुछ निहारिकाएं सुपरनोवा के विस्फोट से भी बनती हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है। यानी कि जब ग्रहण होता है, ठीक, ग्रहण सभी लोग जानते हैं, ग्रहण के दौरान, अगर ग्रहण के बारे में पूरी डिटेल लेनी है तो चैनल पे अपना वीडियो पड़ा हुआ है, आप उस पर देख सकते हैं। तो ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग, सबसे डार्क पार्ट कहलाता है सूर्य किरण, या प्रकाशया, या उपछाया, या ब्लैक होल। टीजीटी 2013 में पूछा गया है। तो इनमें से आप लोग गेस करिए कि कौन सा राइट आंसर होगा, उसे कमेंट में लिखिए। ऑप्शन
3 का कौन सा आप लोग राइट करेंगे? ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है। उत्तर बी है इसका। ओके, बी क्या है? प्रक्षाया। इसका बी आंसर राइट है, प्रक्षाया। ओके, अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्यों होता है, क्या है। तो ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग प्रक्षाया, इसे अम्ब्रा, UMBRA, अम्ब्रा कहलाता है। यह उपछाया प्रिनम्ब्रा, यानी प्रक्षाया को क्या कहते हैं? UMBRA, अम्ब्रा एंड अपछाया, और इसके साथ में उपछाया को क्या कहते हैं? पिनम्ब्रा से घिरा होता है, जो धुंधला होता है। मतलब जो डार्क पार्ट है, जो काला भाग है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? अम्ब्रा कहते हैं, और अम्ब्रा घिरा होता है पिनम्ब्रा से, जो हल्का धुंधला होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की जो दीप्तिमान सतह है उसको क्या कहेंगे? प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, सूर्य किरण या सूर्य धब्बा, सनस्पॉट जिसको कहते हैं। अब टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है, तो दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? आइए हम लोग इसका राइट आंसर देखते हैं। आंसर नंबर ए यानी कि प्रकाश मंडल। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। अब क्या इसके पीछे है? सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल किसी तारे की बाहरी परत है जिससे प्रकाश निकलता है, यानी कि प्रकाश मंडल क्या है? मान लेते हैं ये तारा है। क्लियर? अब इस तारे की क्या है? ये एक बाहरी परत है जिससे क्या हो रहा है? प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, तो सूर्य की जो या तारा है कोई भी, उसकी बाहरी परत है जिससे प्रकाश निकलता है, और क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। नाम से स्पष्ट है। क्लियर हो गया? वास्तव में हम सूर्य में इसी प्रकाश मंडल को देखते हैं। मान लेते हैं ये क्या है? ये सन है। तो सन में हम क्या देख रहे हैं? इसी प्रकाश मंडल को देख रहे हैं। ये जो प्रकाश मंडल है यही हम सूर्य में देख रहे हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? गेस करिए आप लोग। ए ऑप्शन है 2000 डिग्री सेल्सियस, बी है 3000, सी इज 4000 एंड डी इज 5000 डिग्री सेल्सियस। टीजीटी परीक्षा 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग अगर गेस करें तो कमेंट में लिखिए। हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार इन्होंने जो डी ऑप्शन है, वो डी ऑप्शन है 5000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 5000 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? कहां से? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार। ठीक, कौन? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। इन्होंने क्या किया? सूर्य की सतह अर्थात प्रकाश मंडल, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 10,000 फ़ारेनहाइट, 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया है। क्योंकि प्रश्न में 5000 सबसे निकट, यानी कि नासा के अकॉर्डिंग 5500 है। क्लियर? डिग्री सेल्सियस, और सबसे जो नियरेस्ट वैल्यू है वो कितनी है? 5000 डिग्री सेल्सियस है। तो हम लोग कितना किया? हम लोगों ने डी को ओके कर दिया। क्लियर? जैसे कि कोई भी ऑप्शन है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है लेकिन कोई वैल्यू उसके नियर अबाउट दी हुई है, उसके पास में निकटतम दी हुई है वैल्यू, तो हम लोग उसको राइट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किस विद्वान ने सिद्ध किया था? यानी कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है और ये क्या है? मून है। तो मून क्या कर रहा है? अर्थ के चारों ओर घूम रहा। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब इस साइड में हम इधर क्या मान लेते हैं? ये है सन। ओके, अब पृथ्वी क्या कर रही है? सन के चारों ओर घूम रही है। ठीक, ये इसके चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। तो ये एक थ्योरी दी गई थी, इसे किस विद्वान ने सिद्ध किया था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर, भास्कर। तो ये 4 ऑप्शन है, टीजीटी 2005 में पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन आप लोग कमेंट में दीजिए और हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। आंसर सी है वराहमिहिर। ओके, देख लेते हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध, यानी 6ठी शताब्दी
के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ओके, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इतना क्लियर हो गया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, जो सब प्लानेट है, उपग्रह है पृथ्वी का, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगा रही है। ये वराहमिहिर जी ने बताया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये बात आप लोग नोट रखिएगा। क्या करती है? पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। किसने कहा था? ब्रह्मगुप्त जी ने कहा था। फिर आर्यभट्ट ने क्या बताया? पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। इस बात को भी नोट कर लीजिए, पॉइंट आउट कर लीजिए। आर्यभट्ट जी ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। क्लियर? अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रह्मांड निम्नलिखित में से 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए इज एन कॉपरनिकस, बी इज आई न्यूटन, सी इज हेरोडोटस एंड डी इज अरस्तु। यूपीजीआईसी प्री में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग कि ऑप्शन आप लोग राइट जो हो वो कमेंट में आंसर इसका दीजिए, और इसका हम लोग राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन है ए, एन कॉपरनिकस यानी निकोलस कॉपरनिकस। ये पोलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने बताया था, इन्होंने थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी का नाम हम लोग जानते हैं, या जो लोग नहीं जानते, इन्होंने दी थी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी कि सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड। यानी कि जो सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है, सूर्य क्या है? ब्रह्मांड के केंद्र में है, और सारे पृथ्वी और सारे ग्रह उपग्रह इसी के चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर? सूर्य कहां है? सूर्य सेंटर में है, ठीक, सबके सेंटर में है, और सारे जितने भी ग्रह उपग्रह हैं इसी के चारों ओर घूम रहे हैं। क्लियर हो गया? अब बात क्या हुई थी इससे पहले? सर क्लॉडियस टाल्मी थे। क्लॉडियस टाल्मी सर ने एक थ्योरी दी थी जिसे जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया, यानी कि जिसमें कहा गया कि पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड, यानी कि पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड, यानी कि उन्होंने बताया कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी। अब पृथ्वी के चारों ओर सूर्य तथा अन्य सभी ग्रह उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। क्लॉडियस टाल्मी सर ने ये बताया था। अब धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होता जाता है, हम लोग रिसर्च करते जाते हैं, खोजे करते जाते हैं, तो हमारी संकल्पनाओं में सुधार होता जाता है। फिर एक टाइम पे 1543 में कॉपरनिकस जी ने पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड बताया था, ठीक है, जिसमें बताया था कि सूर्य कहाँ है? सूर्य सेंटर में है, ठीक, सन, और सारे ग्रह उपग्रह इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। ये निकोलस कॉपरनिकस ने बताया था। क्लियर? देखिए क्वेश्चन आ गया अगला, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कॉपरनिकस, टॉल्मी, लाक्स और केपलर। ओके, इसमें हम लोग देखते हैं कॉपरनिकस, ठीक। हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत के अनुसार सूर्य को सौरमंडल के केंद्र में माना गया है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगर यहीं पर क्वेश्चन आ जाता कि जियोसेंट्रिक सिद्धांत को निम्नलिखित में से प्रतिपादित किया गया, तो इसमें आप किस पे टिक लगाएंगे? टॉल्मी, पी, टॉल्मी। टॉल्मी जी ने क्या किया था? जियोसेंट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी कि पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड। क्लियर? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के प्रकाश के संयोग मिश्रण से नीला रंग उत्पन्न होता है। बी, धूल कण द्वारा प्रकाश बिखराया जाता है। ए और बी दोनों सही हैं या सभी गलत हैं, ठीक। इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट में दीजिए और हम लोग चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इसका राइट आंसर पीजीटी 2003 में पूछा गया है, राइट आंसर है बी, धूल कण द्वारा प्रकाश बिखराया जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वास्तव में जब सूर्य की किरणें, तो आकाश का रंग कैसा है? आकाश का रंग है ब्लैक। क्लियर? इसमें कोई शक मत रखिएगा। आकाश का रंग, वास्तविक रंग जो अगर पूछा जाए तो वो कैसा होता है? ब्लैक होता है, लेकिन वो हमें ब्लू यानी कि नीला दिखाई पड़ता है जब सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं, तो वायु में उपस्थित विभिन्न कणों, धूल, धुआं आदि द्वारा उनका प्रकीर्णन हो जाता है, ठीक, बिखराव हो जाता है। चूंकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन
सर्वाधिक एवं लाल रंग का न्यूनतम होता है। जो प्रकीर्णन होता है सर्वाधिक किसका होता है? बैंगनी रंग का, और लाल रंग का सबसे कम होता है। इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। और आकाश का वास्तविक रंग कैसा होता है? ब्लैक होता है, काला होता है। क्लियर? आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौर कलंक सनस्पॉट क्या है? सूर्य की सतह के काले धब्बे, सूर्य के समीप काले धब्बे, सूर्य के समीप लाल धब्बे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग गेस करिए और कमेंट में दीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने राइट आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ। पीजीटी 2013 में पूछा गया है, इसका राइट आंसर है ए। ओके, राइट आंसर ए क्या है? सूर्य की सतह के काले धब्बे। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। सौर कलंक सनस्पॉट सूर्य के प्रकाश मंडल की अस्थायी घटनाएं होती हैं। जो सनस्पॉट होते हैं सूर्य का जो प्रकाश मंडल है, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन पढ़ा था ना, प्रकाश मंडल जहां से प्रकाश हमें दिखाई देता है प्रकाश। तो टेम्परेरी इंसिडेंसेस होते हैं, ठीक, अस्थायी घटनाएं होती हैं। जब सूर्य के किसी भाग का तापमान अन्य भागों की तुलना में कम हो जाता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, कि जब सूर्य के किसी भाग का ताप अन्य भागों की तुलना में क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो यह भाग काले धब्बे के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक, जैसे सूर्य है हमारा, ये मान लेते हैं सूर्य है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि तापमान कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम हो रहा है। तो जब कहीं पे किसी भाग में तापमान मान लेते हैं यहां पे थोड़ा सा कम हो गया, या यहां पे कम है। क्लियर? अब क्या होगा, ये हमें यहाँ पे काले धब्बे के रूप में दिखाई देगा, ये भाग या तो ये भाग। इसे ही हम क्या कहेंगे? सनस्पॉट कहेंगे, सौरकलंक कहेंगे। ठीक, इसे सौरकलंक कहते हैं। सौरकलंक का जीवन काल कुछ घंटों से लेकर कुछ सप्ताह तक होता है। यानी कि ये जो सौरकलंक होते हैं कुछ घंटे तक भी रह सकते हैं, फिर तापमान बढ़ जाएगा तो ये धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएंगे, और कुछ सप्ताह तक भी, कुछ महीनों तक भी रहता है। धीरे धीरे सब चीज सौरकलंक की किस पे डिपेंड है? तापमान के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बों को सनस्पॉट कहा जाता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सनस्पॉट अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि ये अपने आसपास के वायुमंडल से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम होते हैं। ध्यान से देखिएगा, अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि अपने आसपास के वायुमंडल से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस गर्म होते हैं, कम गर्म होते हैं। फिर एक अकेला सन स्पॉट कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक रह सकता है। दिखाई देने वाले सन स्पॉटों की संख्या 11 वर्षों के चक्र में घटती बढ़ती रहती है। तो अब इसके जो ऑप्शन दिए हैं 1, 2 और 3 सही हैं, फिर या तो 2, 3, 4 सही हैं, 1, 3, 4 सही, या तो 1, 2, 3, 4 सही। अपना राइट आंसर कमेंट में दीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अपने राइट आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इसका राइट आंसर है डी। ओके, पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें क्या है एक्सप्लेनेशन देखिए। सूर्य की बाह्य सतह फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल में गहरे रंग के शीतल क्षेत्रों को सौरकलंक कहा जाता है। गहरे रंग के शीतल क्षेत्र, ठीक, मतलब जहां का तापमान अन्य भागों की तुलना में कम है, उनको क्या कहते हैं? सौरकलंक कहते हैं। अब माना जाता है कि सर्वप्रथम गैलीलियो ने सौरकलंक की पहचान की थी। इसको पॉइंट आउट कर लीजिए। सर्वप्रथम गैलीलियो ने क्या किया था? सौरकलंक की पहचान की थी। सौरकलंक चारों ओर से क्रोमोस्फीयर से घिरे होते हैं। सौरकलंक के चारों ओर फैले क्रोमोस्फीयर की तुलना में इनका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ये बात भी सही है। सामान्य आकार के सौरकलंक का व्यास लगभग 1600 किलोमीटर तक होता है। सामान्य आकार के जो सौरकलंक है उनका व्यास कितना होता है? 1600 किलोमीटर तक होता है। सौरकलंक का जीवन काल कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक रहता है। दिखाई देने वाली सौरकलंकों की संख्या लगभग 11 वर्षों के चक्र में अनुसार घट बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? तो अगला हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, मतलब इसमें से कौन सा पेयर है जो सही नहीं सुमेलित है? ग्रह दिए हुए हैं और सूर्य से दूरी दी हुई है। इसको हमें बताना है कि कौन सही है कौन गलत है, सूर्य से ग्रहों की दूरी। ओके, पृथ्वी 20.88 करोड़ किलोमीटर, मंगल 22.79 करोड़ किलोमीटर, बृहस्पति 77.85 करोड़ किलोमीटर एंड शनि
143.3 करोड़ किलोमीटर। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अपने राइट आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ। राइट आंसर ए है पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी क्या है? सही सुमेलित नहीं है। क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन आप लोग समझ ही गए होंगे कि जैसे कि ये हमारा क्या है? सूर्य है, तो जो भी हमारे ग्रह हैं उनकी दूरियों का क्रम पूछा गया है। क्लियर? कि ये जो दूरियां दी गई हैं ये क्या सही हैं? इन ग्रहों से सूर्य के बीच की जो दूरी है क्या सही है? और जो गड़बड़ है भाई हमें पॉइंट आउट करना है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य की औसत दूरी कितनी है? 14.96। ठीक, कितनी? 14.96 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, इसलिए युग्म ए क्या है? सुमेलित नहीं है। बाकी सब क्या है? बाकी सब सही हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि 20.88 करोड़ किलोमीटर दी हुई है, जो गलत है। और राइट आंसर इसका क्या है? ए है कि पृथ्वी सही सुमेलित नहीं। एक्चुअली दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? कौन सा पेयर है ऐसा जो राइट करेक्ट नहीं है? पृथ्वी का है सूर्य की परिक्रमा। अब देखिए, अभी ग्रहों की दूरी पूछी थी, अब परिक्रमण काल पूछ रहा है। जैसे ये क्या है? हमारा सन है, तो जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक, अर्थ हो गई, या मार्स हो गया, या वीनस है, कोई भी प्लैनेट है, तो अब क्या करते रहते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं सब लोग। ठीक है, अर्थ परिक्रमा करते रहते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पृथ्वी या ये सारे ग्रह इतने दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं? पृथ्वी का ऑप्शन दिया हुआ 365.25, मार्स है, मंगल है 5 to 5 दिन में परिक्रमा, बुध 88, अरुण 84। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में देने की कोशिश करिए और हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन का जो आंसर है उसके तरफ। राइट आंसर बी है इसका। ठीक, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 686.98 यानी 686.98 डेज में पूरी करता है। और यहां पे क्या दिया हुआ है? 525, यानी कि ये जो मंगल है ये 686.98 इतने दिन लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में मार्स। ठीक, अब यहां पे कितना दिया है? 5 to 5, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा इस तरीके से राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? ओके, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि स्टार क्वेश्चन का मतलब कि इसके जिसमें एक से अधिक ऑप्शन सही होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि पेपर सेटर ने पेपर बनाया, अब कोई क्वेश्चन डाल दिए, उस टाइम ध्यान नहीं दिया, फिर ये होता है कि उसका ए भी सही हो सकता है और बी वाला भी एक्सप्लेनेशन है, यानी कि वो भी सही है। तो उस स्थिति में अब क्या किया जाएगा? उसको स्टार क्वेश्चन बना देते हैं, यानी कि या तो पूरी तरीके से कटेगा तो सबके लिए क्वेश्चन कटेगा, या तो नंबर मिलेंगे क्वेश्चन के लिए सबको नंबर मिलेंगे। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं युति, विद्युति, युति, व्युति, सिजगी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? देखिए उत्तर इसका तो फिलहाल स्टार है, मतलब कि अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टीजीटी 2011 में पूछा गया है, सूर्य चंद्रमा की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होता है, यानी कि जो इनकी सापेक्ष स्थितियां हैं उनमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं, इस स्थिति को सिजगी कहते हैं। और इसी स्थिति को जब ये जो दिया हुआ है युति और वियुति, ठीक, युति और वियुति, जब ये कंडीशन होती है तो इसमें भी क्या होते हैं? ये एक सीध में होते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन लगाएंगे इसका तो ये भी सही हो सकता है, क्योंकि इसमें इन्होंने ऑप्शन जो दे दिए हैं तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका उत्तर स्टार है, यानी कि जब आंसर की आई होगी तो इसके नंबर दिए गए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? प्रथम सूर्योदय जहां सूर्य सबसे पहले निकलता है। तो इसका आंसर दिए हुए हैं ए फिलीपींस, बी जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया। 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग कमेंट में जल्दी से करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। और हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर और एक्सप्लेनेशन। पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है बी। ओके, बी मीन्स जापान को क्या कहते हैं? प्रथम सूर्योदय का देश कहते हैं। जापान शब्द निहोन या निपोन शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है।
जिसका अर्थ निकलते या उगते सूरज का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन होता है। अतः जापान को सूर्य का देश कहा जाता है, जहां पे सूर्य निकलता है सबसे पहले, या प्रथम सूर्योदय का देश कहा जाता है। क्लियर। आगे भी देख लेते हैं हम लोग जो मेन इसके फैक्ट हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश क्या है? नॉर्वे। नॉर्वे में मध्य रात्रि का सूर्य का देश बोला जाता है। प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे बोला जाता है? कोरिया को। कोरिया को प्रातःकालीन शांति की भूमि बोलते हैं। सफेद हाथियों की भूमि किसे बोलते हैं? थाईलैंड को। ठीक। हजार झीलों की भूमि, फिनलैंड। हजार झीलों की भूमि, फिनलैंड। और स्वर्णिम पैगोडा का देश, म्यांमार। क्लियर। तो मध्यरात्रि का देश जहां पे सूर्य है, नॉर्वे। प्रातःकालीन शांति की भूमि कोरिया, सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड, हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड और स्वर्णिम पैगोडा का देश है म्यांमार। क्लियर। ये फैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा इस सेक्शन का है, जो वो है डायमंड रिंग की घटना देखी गई है पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में। डायमंड रिंग पूर्ण सौर ग्रहण के अंत में, केवल परिधीय क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ, केवल केंद्रीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। आप लोग कमेंट में इसका आंसर देने की कोशिश करिए। पीजीटी 2016 में पूछा गया है, व्याख्या क्या है इसकी? एक्सप्लेनेशन, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी, ठीक, ये हमारा सूर्य है, ठीक, और ये क्या है? पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या होता है? चंद्रमा आ जाता है। चंदा मामा कहां आ गए? धरती मां और सूरज चाचू के बीच में कौन आ गया? चंदा मामा आ गए। ठीक। अब क्या होता है? पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ना पड़कर, अब जब ये है बीच में, तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आ पाएगा? देखिए, आ पाएगा? कोई बीच में आ गया तो एक ब्रेकर का काम करता है। तो इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश इस पे नहीं पड़ता है और चंद्रमा की परछाई पड़ती है पृथ्वी के ऊपर। ठीक। मतलब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़ती है पृथ्वी के ऊपर, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाती है। अब सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के परिधि क्षेत्रों में डायमंड रिंग की घटना, या इसे हीरक वलय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरक वलय। बिल्कुल डायमंड के जैसे, डायमंड शेप में डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है। हीरा तो वैसे भी बहुत महंगा होता है, और हीरे की रिंग तो उससे भी बहुत महंगी होती है ना। और डायमंड रिंग उससे भी बहुत महंगा होता है। क्यों? क्योंकि एक सही क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है, और एक से आप क्या कर सकते हो? टॉप भी कर सकते हो, यानी कि आप परफेक्ट अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायमंड रिंग की घटना। ठीक। तो इसका जो सी है, केवल परिधीय क्षेत्रों के समग्रता के निशान के साथ। आप लोग देखते होंगे बीच में डार्क एकदम पार्ट रहता है और किनारे किनारे एकदम लगता है डायमंड की एक रिंग है। ठीक। सूर्य ग्रहण के समय की ये बात है। क्लियर। तो आज ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हुआ। ये जो हमारे क्वेश्चंस थे, ये सूर्य, मतलब हम लोग अलग अलग सेक्शन में अपने क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे सूर्य है, फिर सौरमंडल हो गया, फिर पृथ्वी हो गई, फिर ऐसे हम लोग सौरमंडल का चैप्टर कवर करेंगे। फिर जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशिनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओके, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। अलग अलग क्वेश्चन हम लोग अलग अलग सेक्शन वाइज में हल करेंगे, जो अलग अलग ईयर्स में आए हैं। केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जितने भी आपके पेपर है, सब में एकदम हेल्पफुल रहेंगे। और आप लोग लग कर तैयारी करते रहिए। ठीक है। एग्जाम आने वाले हैं। एसएसटी के पेपर आई थिंक जो एलटी ग्रेड का लगा हुआ है पीसीएस के थ्रू, वो 17 जनवरी के आसपास ऐसे कुछ है। तो सभी को बेस्ट विशेस, लग के अपना रिवीजन करते रहिए और कोशिश करते रहेंगे कि अच्छे फैक्चुअल क्वेश्चन और अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए सभी लोग पढ़ा रहे हैं, सभी लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपकी स्टडी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा आपको चीजें समझ में कैसे आ जाएं, वो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। सभी लोग, सभी टीचर बेस्ट हैं, लेकिन थोड़ा सबका स्टाइल अलग होता है, समझाने का तरीका अलग होता है। तो हम लोग कैसे उसमें सहयोग कर सकते हैं कि आप जो भी क्वेश्चन है आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े और समझ में आ जाए। और साथ ही जो लोग नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहते हैं, वो लोग भी देखते रहिए हमारे इस सीरीज को। पीवाईक्यू सीरीज जो आज से स्टार्ट हुई है, कि आगे आने वाले समय में आप जैसे कोई भी कंपटीशन देंगे तो उसमें हेल्पफुल रहेगा। तो सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, अपना ध्यान रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने कंपटीशन वाले दोस्तों के साथ में,
पढ़ने वाले दोस्तों के साथ में, या जो कोई भी इन फील्ड से जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही फैक्चुअल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारा चैनल वेदांत आईएएस सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अनुराग सिंह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।